हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नेटफ्लिक्स की हाल ही में रिलीज़ होने वाली डॉक्यूमेंट्री इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक सीरियल किलर के बारे में ट्रू स्टोरी है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। डॉक्यूमेंट्री के शुरू में हमें एक रिपोर्टर को एक टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। रिपोर्टर एक मर्डर को रिपोर्ट कर रहा था, जिसमें वो बता रहा था कि पुलिस को रीवा में एक लाश मिली है जिसका सर और प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें धीरेंद्र के बारे में बताया जाता है। धीरेंद्र की फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स उसके बारे में बताते हैं कि वो एक यंग जर्नलिस्ट था जो अपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा था। वो अपने काम से काम रखने वाला आदमी था और उसने अपने आर्टिकल्स के ज़रिए बहुत से क्राइम्स को रिपोर्ट किया था। वो इलाहाबाद में एक किराए के मकान में रहता था और हिंदी न्यूज़पेपर आज के लिए काम किया करता था। 14 दिसंबर 2000 की शाम को धीरेंद्र अपने ऑफिस में बताता है कि वो गांव जा रहा है और कल ऑफिस नहीं आएगा। धीरेंद्र के पड़ोस में ही उसके चाचा रहते थे और वो उन्हें बता के गांव के लिए रवाना हो जाता है। 16 दिसंबर को धीरेंद्र के चाचा गांव जाते हैं। धीरेंद्र का बड़ा भाई उनसे धीरेंद्र के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में चाचा जी बोलते हैं कि वो तो 2 दिन पहले ही गांव के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ धीरेंद्र के कोलीग्स भी उसे फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। परेशान होकर धीरेंद्र के कोलीग्स ने पुलिस से कांटेक्ट किया और पुलिस ने ये केस एस.एन. त्रिपाठी को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट के मिसिंग होने का केस था, इसलिए पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी एक्टिव थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने धीरेंद्र के कमरे और आसपास की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई ख़ास सुराग हाथ नहीं लगा। उसके एक साथी रिपोर्टर एस.एस. चौहान ने धीरेंद्र के फ़ोन की कॉल रिपोर्ट निकलवा ली थी। अब पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करने लगती है। तमाम नंबर्स में से एक नंबर लैंडलाइन का था। उस लैंडलाइन नंबर पे कॉल करने से ऑफिसर को पता चलता है कि वो किसी फूलन देवी का नंबर था, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर थी। ऑफिसर उसके घर का एड्रेस लेके फ़ोन बंद कर देता है। ऑफिसर इस एड्रेस के बारे में धीरेंद्र के भाई को बताता है। यह एड्रेस उसके गांव का था, इसलिए वो इन लोगों को जानता था। वो बताता है कि इसके हस्बैंड का नाम राजा कुलंदर है। राजा कुलंदर का असल नाम राम निरंजन था, लेकिन सब लोग उसे राजा कुलंदर के नाम से ही जानते थे। ऑफिसर धीरेंद्र के भाई को लेके उस एड्रेस की तरफ जाते हैं। ऑफिसर उसके भाई को फूलन देवी के घर जाने को बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। ऑफिसर खुद अपनी गाड़ी के साथ बाहर खड़े हो जाते हैं। इतने में ऑफिसर एक एसयूवी को आता देखते हैं और उसे रोक लेते हैं। इस एसयूवी के आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर का बोर्ड लगा हुआ था। ऑफिसर के पूछने पर गाड़ी का ड्राइवर बताता है कि वो राजा कुलंदर है और ये उसकी बीवी का बोर्ड है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर है। ऑफिसर पूछताछ के लिए उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। राजा के साथ गाड़ी में उसका साला बख्शराज भी था। पुलिस उसे भी साथ ले जाती है। पुलिस ने जब धीरेंद्र के बारे में पूछा तो उन लोगों का कहना था कि वो उससे नहीं मिले। ऑफिसर देख रहे थे कि बख्शराज घबराया हुआ लग रहा है। अचानक ऑफिसर की नज़र उसके जूते पे पड़ती है। उसके जूते उसके साइज़ के नहीं लग रहे थे, इसलिए ऑफिसर ने पूछा कि ये कितने के लिए हैं। उसने जवाब दिया कि ये 300 या 400 के लिए थे। ऑफिसर को शक पड़ता है कि ये जूते शायद धीरेंद्र के हैं, क्योंकि उसने महंगे जूतों की कीमत बहुत कम बताई थी। पुलिस को अब कंफर्म हो चुका था कि ज़रूर ये कुछ छुपा रहे हैं। धीरेंद्र के गायब होने के 2 दिन बाद उसके फ़ोन से कुछ कॉल्स की गई थी। वो बख्शराज से पूछते हैं कि ये कॉल्स किसको की थी। कोई जवाब ना देने पे वो बख्शराज को मारना शुरू कर देते हैं। तब वो अपना मुंह खोलता है और बताता है कि धीरेंद्र का फ़ोन गाड़ी में पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस राजा कुलंदर पे अपना हाथ साफ करती है और वो फाइनली बताता है कि हमने उसका मर्डर कर दिया है। राजा पुलिस को बताता है कि उसकी गाड़ी चोरी की थी और उसे शक हो गया था कि धीरेंद्र को शायद इस बारे में पता चल गया है। धीरेंद्र एक रिपोर्टर था, इसलिए वो पुलिस को उसके बारे में बता सकता था। तब उसने धीरेंद्र को फ़ोन करके उससे मिलने के लिए बोला।
जब धीरेन्द्र उसके पास आता है तो वो उसे अपने फार्म पे ले जाता है। राजा अपने साले को चाय लाने को बोलता है, लेकिन असल में वो पिस्तौल लाने को बोल रहा है। वक्षराज एक पिस्तौल लाता है और पीछे से धीरेन्द्र को गोली मार देता है। राजा से धीरेन्द्र की बॉडी के बारे में पूछा जाता है। वो बताता है कि वो दोनों मिलकर धीरेन्द्र की बॉडी को अपनी गाड़ी में डालते हैं और उसे रीवा ले जाते हैं। वहाँ खेतों में ले जाके वो उसके कपड़े उतारते हैं और उसका सर काट देते हैं ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। जब ऑफिसर वहाँ के पुलिस स्टेशन को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें पिछले हफ्ते एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी पहचान नहीं हो सकी थी। उन्होंने इंतज़ार करने के बाद उसे दफना दिया था। ऑफिसर को उस बॉडी की तस्वीरें भेजी जाती हैं जिसे धीरेन्द्र के घर वाले पहचान जाते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि वो बॉडी धीरेन्द्र की है। धीरेन्द्र की बॉडी को कब्र से निकाल के उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। धीरेन्द्र के सर को राजा ने एक प्लास्टिक बैग में डाल के रीवा के करीब एक तालाब में फेंक दिया था। पुलिस वहां जाती है और उसके सर को निकाल लेती है और उसके घर वालों के हवाले कर देती है। राजा के लिए उसकी सबसे बड़ी गलती ये साबित हुई कि उसने धीरेन्द्र का फ़ोन इस्तेमाल किया था। 14 दिसंबर के बाद जितने भी फ़ोन किए गए थे वो राजा की तरफ से किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ये जुर्म दिल दहलाने वाला था, क्योंकि इस तरह से किसी का कत्ल करके उसके बॉडी पार्ट्स काट के मुख्तलिफ जगह पे फेंकना कोई आम बात नहीं थी। पुलिस अब राजा से उस पिस्तौल के बारे में पूछती है जिससे उन्होंने धीरेन्द्र को मारा था। राजा उन्हें बताता है कि वो उसके फार्म हाउस पड़ा है। पुलिस वहां जाती है और उसके पूरे कमरे की तलाशी लेती है और उन्हें वो पिस्तौल मिल जाती है। साथ उन्हें एक ब्रीफकेस में एक लाल रंग की डायरी मिलती है जिस पे लिखा था राजा की डायरी। पुलिस उसे पढ़ने लगती है और यहाँ उन्हें एक नया राज पता चलता है। डायरी में 14 लोगों के नाम लिखे थे और 14वें नंबर पे धीरेन्द्र का नाम था। पुलिस को समझ नहीं लग रही होती कि ये 14 नाम किन लोगों के हैं और इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है। धीरेन्द्र के नाम के वहाँ होने से पुलिस को लगता है कि डायरी का इस केस से कोई कनेक्शन हो सकता है। जब पुलिस वक्षराज से पूछती है कि ये किन लोगों के नाम लिखे हैं तो वो बताता है कि इन सब को मर्डर किया गया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मौजूद एक साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि तकरीबन सारे सीरियल किलर्स एक डायरी रखते हैं। वो ये इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपनी अचीवमेंट्स पे फ़ख्र हो। उसे पढ़कर वो इंजॉय करते हैं। डायरी में पहला नाम काली प्रसाद का था, जो राजा का दोस्त भी हुआ करता था। ऑफिसर बताते हैं कि काली प्रसाद ने राजा से 50,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं कर रहा था। राजा ने समझा कि शायद वो उससे धोखा कर रहा है। उसने काली प्रसाद को अपने फार्म हाउस बुलाया और उसको मार के उसका सर बॉडी से अलहदा कर दिया। इसके बाद उसकी बॉडी को साथ ही दरख्त के नीचे दफना दिया। फिर उसके सर से उसका दिमाग निकाला और उसे पानी में उबाला। इसके बाद दोनों ने मिलके उस दिमाग का सूप पिया। राजा पुलिस को बताता है कि उसने जिन लोगों को मारा है उन्हें उसने अपने फार्म हाउस में दफनाया है। पुलिस वहां जाती है और खोदना शुरू करती है। वहां से उन्हें कुछ हड्डियां और 2 खोपड़ियां मिलती हैं। राजा ने एक खोपड़ी पे लाल रंग कर रखा था और वो बताता है कि ये काली प्रसाद की है। दूसरी खोपड़ी के बारे में राजा बताता है कि ये मोहम्मद मोइन नाम के आदमी की है। पुलिस को पता चलता है कि मोहम्मद मोइन भी राजा का दोस्त था और उसके साथ काम करता था। मोइन को मारने की वजह भी राजा पैसे ही बताता है। वो कहता है कि मोइन ने उससे 25,000 रुपये लिए थे और वो उन्हें वापस नहीं कर रहा था। वो बताता है कि मोइन को उसने यमुना रिवर के ब्रिज पे बुलाया। वहाँ उसे मार के उसकी बॉडी दरिया में डाल दी और उसका सर लेके फार्म हाउस चला गया। राजा बताता है कि उसने मोइन की बॉडी को इसलिए नहीं दफनाया क्योंकि वो एक मुसलमान था। उसने ऐसा इसलिए किया था कि उसकी आत्मा को शांति ना मिल सके। फार्म हाउस में उसने फिर से सर में से उसका दिमाग निकाला और उसका सूप बना के पिया। इसके बाद हमें राजा का जेल में इंटरव्यू दिखाया जाता है जो डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर ने रिकॉर्ड किया था। राजा अपने इंटरव्यू में कहता है कि पुलिस ने यूपी के जितने भी अनसॉल्व मर्डर केसेस थे वो सारे उसके ऊपर डाल दिए हैं। वो बोलता है कि वो बेकसूर है और पुलिस जो भी कह रही है सब अपनी तरफ से कह रही है। जब केस अदालत में जाता है तो हमें पता चलता है कि एक तरफ पुलिस राजा कुलंदर पे इल्ज़ाम लगा रही थी
कि वो एक सीरियल किलर है, लेकिन दूसरी तरफ राजा की डायरी में कुछ ऐसे नाम थे जो अब भी जिंदा थे। राजा अपने इंटरव्यू में आगे बताता है कि वो वेजिटेरियन है। वो बोलता है कि उसके घर वाले नॉन वेजिटेरियन भी खाते थे, लेकिन जब घर में मछली या चिकन पकता था तो उसके लिए दाल पका करती थी। साथ ही राजा की बेटी का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो कहती है कि उसके बाप को ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया जा रहा है। इंटरव्यू करने वाला उससे पूछता है कि राजा वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन। इसके जवाब में वो बताती है कि उसे नहीं पता कि वो वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन, लेकिन घर में जो भी पकता था वो उसे खाते थे और उनके लिए अलहदा से कुछ नहीं पकता था। फिर राजा के बेटे से भी ये सवाल किया जाता है। वो बताता है कि हमारा पिगरी फार्म था, लेकिन मेरी माँ सूअर का गोश्त नहीं खाती थी, इसलिए हम लोगों ने फार्म में ही सूअर का गोश्त पकाने के लिए एक बर्तन रखा हुआ था। यहाँ हम देख पाते हैं कि राजा इंटरव्यू के दौरान झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसके अपने बच्चों के बयान उसके बयान से मिल कहाँ रहे थे। इंटरव्यू राजा से धीरेंद्र के बारे में पूछता है। राजा बोलता है कि वो उसकी वाइफ के गांव से था, इसलिए वो उसे जानता था, लेकिन वो बोलता है कि उन दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई थी, कभी कभार फ़ोन पे ही बात होती थी। वो कहता है कि मैंने उसे काफ़ी दफ़ा घर आने का बोला था, लेकिन वो कभी नहीं आया। दूसरी तरफ राजा का बेटा इसी सवाल के जवाब में बताता है कि धीरेंद्र उसके मामा की तरह थे। वो कभी कभार घर आया करते थे, क्योंकि उसकी फैमिली पॉलिटिक्स में थी और वो एक जर्नलिस्ट थे। साथ ही राजा के दूसरे ब्रदर इन लॉ रामराज का इंटरव्यू दिखाया जाता है और उससे भी यही सवाल किया जाता है कि धीरेंद्र और राजा कुलंदर के बीच क्या रिलेशन थे। वो बताता है कि दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे। धीरेंद्र अक्सर राजा के घर आया करता था। वो एक वाक़ये के बारे में बताता है कि एक दफ़ा धीरेंद्र और राजा एक कमरे में बात कर रहे थे और वो उस कमरे में चला गया। धीरेंद्र ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो लोग प्राइवेट बात कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाए। इन दोनों बातों से लग रहा था कि राजा इंटरव्यू में झूठ बोल रहा है। रामराज बोलता है कि राजा पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। वो पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने जिन लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम राजा पे लगाया है, उनमें से 2 अभी भी जिंदा हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताते हैं कि राजा ने जहाँ जहाँ हमें लाश के बारे में बताया, वो लोग वहाँ गए और उन्हें वहाँ से हड्डियाँ मिली। अगर कुछ लोग जिंदा हैं तो वो हड्डियाँ किन लोगों की हैं? ऑफिसर बोलते हैं कि जिस भी एरिया से हड्डियाँ मिली, उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को इन्हें आइडेंटिफाई करने का कहा। अब ये उनका काम है कि वो उनकी आइडेंटिटी के बारे में कंफर्म करें। इसके बाद हमें राजा के ट्राइब की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। राजा कोल कम्युनिटी से था। ये कम्युनिटी जंगलों में रहा करती थी और जब इन्हें इंसानों की आबादी में लाया गया तो ये लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सेटल हो गए। इस कम्युनिटी के ज़्यादा लोग अभी भी बहुत गरीब थे और ये लोग गोश्त खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कैनिबल हैं और इंसानों का मांस भी खाते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है ये सब अपनी तरफ से बनाई जाने वाली कहानियाँ हैं। हमें राजा का एक और पहलू भी दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि उसने जितने भी लोगों को मारा वो उससे बड़ी ज़ात के लोग थे। क्योंकि वो एक छोटी ज़ात से था, इसलिए उसके दिल में बड़ी ज़ात के लोगों के लिए नफ़रत थी। राजा एक पावरफुल आदमी बनना चाहता था, इसलिए वो पॉलिटिक्स में आया। वो चाहता था कि एक दिन लोग उससे भी वैसे ही डरें जैसे छोटे लोग पॉलिटिशियन से डरते हैं। राजा अपने इंटरव्यू में बोलता है कि वो 2001 में इलेक्शंस लड़ने जा रहा था। इस वजह से वहाँ के मिनिस्टर्स के हाथ पांव फूल रहे थे। वो बोलता है कि उस पर केस करने के ज़िम्मेदार वो भी हैं और अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करता तो आज उसके साथ ये ना होता और वो आज़ाद होता। राजा 2016 से 2019 तक डिस्ट्रिक्ट जेल लखनऊ में था। हमें इस जेल के सुपरिटेंडेंट पीएन पांडे का इंटरव्यू दिखाया जाता है। वो बताता है कि राजा अकेला रहता था और अपना ज़्यादा टाइम पूजा और लॉ की किताबें पढ़ने में गुजारता था। वो कहते हैं कि उसकी पूजा 6 से 8 घंटे तक चला करती थी, जो नॉर्मल नहीं थी। इससे पहले राजा सेंट्रल प्रिजन नैनी में था, जहां वो 2000 से 2016 तक रहा। इस जेल के एक कैदी एस.के. गुप्ता का इंटरव्यू दिखाया जाता है। वो बोलता है कि राजा हमेशा अपने साथी कैदियों की मदद किया करता था। वो उनकी एप्लीकेशंस लिखा करता था और उन्हें कानूनी मशवरे दिया करता था। उसके मुताबिक राजा कहीं से भी 14 लोगों का कातिल नहीं लगता था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था।
साइकोलॉजिस्ट अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर हम राजा की क्राइम हिस्ट्री को स्टडी करें तो पता चलता है कि वो एक डिल्यूजन इंसान है। उसने अपने दिमाग में एक अलग रियलिटी बनाई हुई है। ऐसे लोग हेलिसिनेट करते हैं और अक्सर इन्हें अपने दिमाग से आवाज़ें आती हैं। राजा खुद को अपनी कम्युनिटी का राजा मानता था, इसलिए उसने अपनी डायरी का नाम राजा की डायरी रखा था। उसका असल नाम राम निरंजन था, लेकिन उसने अपना नाम राजा कुलंदर रखा था, जिसका मतलब है कुलन का राजा। इससे उसे पावर और डोमिनेंस का एहसास होता था, क्योंकि वो खुद को राजा समझता था। इसलिए जब वो किसी को मारता था तो ऐसे ही था जैसे राजा किसी को सज़ा दे रहा हो। फिर वो उनके नाम लिखता था ताकि रिकॉर्ड रख सके कि उसने इतने लोगों के साथ इंसाफ कर दिया है। इसके बाद कोल कम्युनिटी के एक्टिविस्ट भी बताते हैं कि कोल कम्युनिटी में राजाओं की बड़ी अहम हैसियत है। कोल कम्युनिटी के जंगलों में राजा हुआ करते थे जो सारे निज़ाम को चलाया करते थे। उनके अपने कानून हुआ करते थे और वो बादशाहों की तरह अपनी हुकूमत किया करते थे। सीन फिर राजा के इंटरव्यू की तरफ शिफ्ट होता है। इंटरव्यू में राजा से सवाल किया जाता है कि वो अपने आप को राजा कुलंदर क्यों बोलता है। वो जवाब देता है कि लोग उसे प्यार से राजा साहब करके बुलाया करते थे और ऐसे ही लोगों ने उसका नाम राजा कुलंदर रखा है। उसने ये नाम नहीं रखा और वो अपने असल नाम से ही खुश है। ठीक उसी वक्त हमें एक लेटर दिखाया जाता है जिसे राजा ने अपने साथी कैदी को लिखा था। इस लेटर के आखिर में उसने आर और के लिख के अपने साइन किए हुए थे। इससे फिर साबित होता है कि राजा अपने इंटरव्यू में झूठ बोल। साथ हमें बताया जाता है कि राजा का क्रिमिनल माइंड उसके बच्चों के नामों से भी पता चलता है। एक बेटे का नाम अदालत था, दूसरे का जमानत और बेटी का नाम था आंदोलन। आंदोलन का मतलब रिवॉल्ट था। इससे पता चलता है कि वो इस निज़ाम से नाखुश था और आंदोलन लाना चाहता था। जमानत उसकी नज़र में दो लोगों के लिए अहम होती है, एक वो जो आंदोलन करते हैं और दूसरे वो जिन पे इल्ज़ाम लगता है। अदालत इसलिए क्योंकि वो खुद को अदालत मानता था, जहां वो सब के लिए फैसला खुद कर सके। ये वो अल्फाज थे जो उसके दिमाग में घूमते थे और उसे लगता था कि वो जस्टिस सिस्टम से बड़ा है, इसीलिए वो अपना एक जस्टिस सिस्टम बना रहा था। राजा के पास एक चोरी की गाड़ी थी। एक्टिविस्ट बताते हैं कि उस दौर में कोल कम्युनिटी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए राजा के पास गाड़ी का होना थोड़ा अजीब था। राजा का बेटा बताता है कि उनके पास एक स्कूटर था और दो गाड़ियां थीं, लेकिन वहीं जब राजा से इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसके पास सिर्फ स्कूटर था। गाड़ी उसके दोस्त की थी जो वो कभी कभार उससे मांग लिया करता था। फिर हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बयान दिखाया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि राजा ने उसे बताया कि उसके पास जो टाटा सुमो थी वो उसने लखनऊ से वापसी पर किराए पे ली थी। राजा अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया हुआ था। उस गाड़ी के ड्राइवर का नाम रवि था और उसके मालिक का नाम मनोज था। रास्ते में उसने सोचा कि क्योंकि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है तो क्यों ना इन दोनों को मार के गाड़ी ले ली जाए। रास्ते में जब जंगल आया तो उसने उन दोनों को मार के जंगल में फेंक दिया और उसने ये सब कुछ अपनी फैमिली के सामने किया। इसके बाद मनोज के अंकल का इंटरव्यू दिखाया जाता है। वो बताता है कि कुछ लोगों ने उस गाड़ी को लखनऊ से इलाहाबाद ले जाने के लिए बुक किया था। उनका घर रास्ते में था, इसलिए कुछ देर फ्रेश होने के लिए उन्होंने वहाँ स्टे किया। वो बोलता है कि मनोज ने बोला कि वो 3 घंटे में उन्हें छोड़कर वापस आ जाएंगे, लेकिन वो सारी रात वापस नहीं आते। अगली सुबह वो कुछ लोगों के साथ गाड़ी ढूंढने के लिए इलाहाबाद चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात कुछ जर्नलिस्ट से होती है और उनमें से एक धुरंधर भी था। राजा ने गाड़ी का रंग सफ़ेद से बदलकर हरा करवा लिया था और उस पे किसी मोटरसाइकिल का नंबर लिखवा दिया था। अब क्योंकि धुरंधर को चोरी हुई गाड़ी के बारे में पता था तो शायद उसने राजा से इस बारे में सवाल किए हों, इसलिए उसने धुरंधर को बुला के उसे मार डाला। हमें बताया जाता है कि राजा को पैसे और ताकत की लालच थी, इसीलिए वो क्राइम की तरफ गया। उसका नाम और उसके बच्चों का नाम हमें बताता है कि वो मेटाफोरस में जीता है और इन मेटाफोरस के पीछे एक चाहत है।
और ये चाहत है ताकत की जो वो पॉलिटिक्स से लेना चाहता था, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता था। टाटा सुमो भी गांव में एक पावर की निशानी होती है। गांव के लोग देखते हैं कि अगर किसी के पास एक बड़ी गाड़ी है तो वो एक पावरफुल इंसान है, इसीलिए उसने टाटा सुमो को ही चोरी किया। इसके अलावा राजा लोगों को पैसे उधार भी दिया करता था। ये काम भी वो लोग करते हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो पैसे इसलिए नहीं देता था कि लोगों की मदद कर सके, बल्कि इसलिए कि लोग उसकी बड़ाई को महसूस कर सकें। इसलिए उसे जहाँ जहाँ से पावर मिलती थी वो उसे पाने की कोशिश करता था। यही सब चीज़ें उसके मर्डर्स में भी नज़र आती हैं, क्योंकि वो सब लोग किसी न किसी लिहाज से उससे ज़्यादा पावरफुल थे। इसलिए उसने उनको मार के अपने ज़्यादा पावरफुल होने का सबूत दिया। इन शॉर्ट उसकी ज़िंदगी में जो भी पावर हासिल करने के तरीके हो सकते थे वो उसने इस्तेमाल किए, और डॉक्यूमेंट्री यहाँ ख़त्म हो जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि राजा कुलंदर और वक्षराज को अदालत ने धीरेन्द्र और टाटा सुमो वाले मर्डर्स में कसूरवार ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, लेकिन कैनिबलिज्म का इल्ज़ाम उस पर साबित नहीं हो सका। अब राजा ने अपनी सज़ा का फ़ैसला चैलेंज किया हुआ है और उसका केस अभी भी चल रहा है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।